आप सभी को मेरा नमस्कार। माई सेल्फ मृणाली पात्रेकर, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल लेटिया, ब्लॉक थमदा, जिला दुर्ग। विषय वाणिज्य व्याख्याता। आज मैं ये वीडियो लेकर आ रही हूँ। ये कक्षा 11वीं एवं कक्षा 12वीं अकाउंटेंसी यानी लेखांकन के अंतर्गत कंप्यूटर के भाग से है। जो कक्षा 11वीं में हमारा लास्ट लेसन है कंप्यूटर, और ठीक इसी लेसन के लिए हम जो इसका अध्ययन करेंगे, इसी को कक्षा 12वीं के कंप्यूटर वाले भाग में, जो कि परीक्षा में 20 नंबर के लिए पूछा जाता है, उस 20 नंबर का आपको अनेक वीडियो, ये जो कंप्यूटर के जो अलग अलग वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगी, उसके अंतर्गत यदि आप उसको अध्ययन करते हैं तो आपके 20 नंबर पूरे कवर हो जाएंगे। आज जो वर्तमान युग जो है, ये कंप्यूटर का युग है। ये हम सभी जान रहे हैं, क्योंकि वर्तमान में कंप्यूटर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। हर जगह, प्रत्येक जगह आपको कंप्यूटर से कार्य किए जाते हैं, और प्रत्येक क्षेत्र में कंप्यूटर के माध्यम से हमको कार्य करने में सरलता हो गई है। हम यदि बैंक में जाते हैं, पोस्ट ऑफिस में जाते हैं, इलेक्ट्रिक बिल भरने जाते हैं, रेलवे स्टेशन जाते हैं, हर जगह आप कंप्यूटर को देखते हैं। आजकल तो स्कूलों में भी हर कार्य जो है कंप्यूटर के माध्यम से किया जा रहा है। मतलब लगभग हर बच्चा जो है कहीं ना कहीं कंप्यूटर देखा हुआ है। लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि कुछ बच्चे जो हैं कंप्यूटर का प्रयोग किए हैं, और कुछ बच्चे उसको हाथ लगा के यानी छुए तक नहीं है। तो हमको इसके बारे में जो अध्ययन करना है, इसके बारे में मैं आपको सारी चीजें बताऊंगी। और आप कोशिश कीजिए कि यदि आपके आसपास कहीं कंप्यूटर है, जिन बच्चों ने इस कंप्यूटर को कभी हाथ नहीं लगाया है, उसके ऊपर वर्क नहीं किया है, यदि आपके स्कूल में कंप्यूटर है तो आप इसके ऊपर बैठिए, इस पर थोड़ा सा कार्य कीजिए, यानी उसके साथ में आप फ्रेंडली होना आपका आवश्यक है। देखिए, वास्तव में कंप्यूटर है क्या? तो कंप्यूटर हम जान रहे हैं कि एक ऐसा उपकरण है जिसमें हम बहुत सारे कार्य करते हैं। आप बहुत ज्यादा आज की ही कंडीशन देख लीजिए, हम बहुत स्मार्टफोन का प्रयोग करने लगे हैं, और स्मार्टफोन में हम बहुत सारी चीजें करते हैं। हम उसमें अध्ययन भी कर रहे हैं, उसमें हम काम भी कर रहे हैं, उसमें कई चीजें हम इधर उधर भेज भी रहे हैं, यानी हम उसमें नेट का भी प्रयोग कर रहे हैं। तो ये सारे कार्य जो है पहले सिर्फ कंप्यूटर में होते थे। ये स्मार्टफोन तो बाद में आए, लेकिन कंप्यूटर जो है आज भी जब हमको बहुत ज्यादा वर्क करना होता है तो हमारे लिए कंप्यूटर ही बेहतर होता है। उसमें बहुत सारे विकल्प होते हैं, बहुत सारी चीजों का अध्ययन हम कर सकते हैं, बहुत ज्यादा कार्य उसमें किया जा सकता है, और गति के साथ में किया जा सकता है। लेकिन ये सब कार्य जो है हम अपने स्मार्टफोन से या छोटी चीजों पर हम नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए कंप्यूटर का जो युग है, यह कंप्यूटर को हमको जानना आवश्यक है कि वास्तव में यह क्या कार्य करता है, इसकी कार्य प्रणाली क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है। इन सब का अध्ययन हम करते हैं आज के हमारे वीडियो का। ये जो कंप्यूटर का वीडियो है, ये पहला भाग है, जिसमें देख सकते हैं हम कंप्यूटर का अर्थ। देखिए, कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर का अर्थ। जब हम कंप्यूटर को देखते हैं तो कंप्यूटर के मामले में बस हमको ये चीज आता है कि एक कंप्यूटर का हमने जो स्विच है वो जब लगाया है तब, और मशीन को ऑन किया, मतलब अब कंप्यूटर चालू होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन, या इसको हम कह सकते हैं विद्युत चलित मशीन, यानी जो इलेक्ट्रिसिटी पर चलती है। आप ध्यान दीजिए, कंप्यूटर एक अकेली चीज नहीं है, इसके अलग अलग पार्ट्स है, और उन पार्ट्स को जब हम साथ में रखते हैं तब जाके पूरा कंप्यूटर बनता है। यानी जो हमारा पीसी होता है, पर्सनल कंप्यूटर, उसके अंतर्गत एक आपका कीबोर्ड है, एक टीवी जैसा एलईडी स्क्रीन जैसा मॉनिटर है, और साथ ही साथ आपका सीपीयू है। कहीं प्रिंटर हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कीबोर्ड, आपका मॉनिटर और सीपीयू, और साथ ही माउस, ये कंपलसरी है। तो इसके माध्यम से आपका जो पूरा कंप्यूटर है वो कार्य करता है। तो देखिए, कार्य प्रणाली क्या है, किस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर करता क्या है। तो हम जो है कीबोर्ड के माध्यम से उसमें कई चीजें डालते हैं, हम कोई सूचनाएं डाल सकते हैं। और कीबोर्ड आप जान रहे हैं एक टाइपराइटर की जैसा होता है, जिसमें अल्फाबेटिकल की होते हैं। ये आप अपने स्मार्टफोन, यदि आपके पास में फोन यूज करते हैं तो उसमें भी आपके पास में जब हम कुछ टाइप करते हैं तो वैसे ही उसमें लेटर्स लिखे होते हैं। ठीक उसी प्रकार यह कीबोर्ड भी होता है।
ठीक वैसे ही सीपीयू जो होता है वो कंप्यूटर का दिमाग कहलाया जाता है, यानी सारा काम जो है वो इसके अंतर्गत होता है। और जो स्क्रीन होती है, यानी जैसे टीवी जैसी जो स्क्रीन होती है, जिसको हम मॉनिटर कहते हैं, इसके ऊपर जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो हमको दिखाई देता है। तो एक प्रकार से यदि हम इसका आशय लिखे तो यह कह सकते हैं हम इसको कि यह सूचनाएं प्राप्त कर या संग्रहित कर, कुछ सूचनाएं को प्राप्त करता है, उसको संग्रहित करता है यानी जमा करता है, और निर्देशानुसार प्रक्रिया कर, इसके बाद में जो हमने सूचनाएं दी उसका संग्रह किया, उसके बाद में जो जो निर्देश उसको प्राप्त हुए हैं, यानी कंप्यूटर को जो जो निर्देश हमने दिए हैं उसके आधार पर वह प्रक्रिया करके परिणाम प्रदान करता है, अर्थात हमको रिजल्ट देता है। तो रिजल्ट हमको मिलेगा स्क्रीन पर यानी मॉनिटर पर, सूचनाएं हम डाल रहे हैं कीबोर्ड के माध्यम से। तो देखिए इसका आशय हम या अर्थ परिभाषा कह लेंगे कि कंप्यूटर सूचनाएं प्राप्त कर, संग्रहित कर, निर्देशानुसार उसकी प्रक्रिया कर हमें परिणाम को प्रदान करता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर क्या है। तो देखिए पहले तो सबसे पहले तो वह इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, हमको लिखना होगा। उसके बाद में हम उसको कि किस प्रकार से वह विद्युत चलित मशीन है, किस प्रकार से वह ऑन ऑफ या असेंबल होके कार्य करता है, यानी सूचनाएं प्रदान करके निर्देशानुसार, ये शब्द ध्यान रखिएगा, निर्देशानुसार, क्योंकि कंप्यूटर स्वयं कार्य नहीं कर रहा है, जो निर्देश उसको मिल रहे हैं उस निर्देशानुसार वह कार्य करेगा और उसका रिजल्ट हमको निर्देश के अनुरूप हमको प्रदान करेगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यहाँ जो कार्य है वो तीनों मतलब उसके पूरे उपकरण के माध्यम से यह कार्य किया जाता है। इसकी कई प्रकार की विशेषताएं हैं, यहाँ पे कुछ 10 पॉइंट है विशेषताओं के, एक एक करके मैं पॉइंट्स बताती हूँ, कम से कम 6 पॉइंट्स आप लोग को याद होना चाहिए। देखिए स्वचालित, फर्स्ट पॉइंट है स्वचालित ऑटोमेशन। मतलब यदि हमने इंसान ने, क्योंकि कंप्यूटर खुद से काम नहीं कर रहा, जो कार्य करवाया जाता है या जो कार्य हो रहा है उसके ऊपर ये मनुष्य कर रहा है, यानी मनुष्य वहां ऑपरेटर की तरह काम करेगा और जो ऑपरेट करेगा उस हिसाब से कंप्यूटर उसको कार्य करके कंप्लीट करके प्रदान करेगा आपको। तो स्वचालित है, मनुष्य जो कार्य कर रहा है वो निर्देश जो दे रहा है वो एक बार देने के बाद में आगे का कार्य वो खुद करेगा। वैसा ही डेटा चाहिए तो वो खुद ऑटोमेटिक काम करेगा, यानी इसलिए हम उसको बोलते हैं कि यह स्वचालित है, यानी उसे एक बार निर्देश देने की जरूरत है, उसको बार बार निर्देश देने की आवश्यकता नहीं है। सेकेंड पॉइंट देखिए स्मृति, मेमोरी। कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है वो ज्यादा शार्प होती है। शार्प इसलिए हम कहेंगे क्योंकि मनुष्य जब कार्य करता है कुछ चीजें, बहुत सारी चीजें करता है, और जब उसको याद रखने की बारी आती तो हमें अभी तो वर्तमान में बहुत सारी चीजें याद रहती हैं, लेकिन बहुत कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो हमारे दिमाग से ओझल हो जाती हैं। लेकिन कंप्यूटर जो है उसके मेमोरी में यदि हमने सुरक्षित करके रख दिया तो वो बहुत समय बाद भी हमको वैसी के वैसी हमको प्रदान कर देता है। या इसके जो कुछ मेमोरी के लिए मतलब सहायक उपकरण भी होते हैं, पेन ड्राइव होता है, सीडी होता है, डीवीडी होता है, उसमें भी आप स्टोर करके रख सकते हैं, यानी सुरक्षित करके रख सकते हैं। और आवश्यकता अनुसार उसको, चाहे वो 5 साल हो चाहे वो 10 साल हो, उस पुराने रिकॉर्ड को भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसलिए कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है वो हमसे बहुत अच्छी होती है। हमारे पास में यदि हमने कुछ चीजें लिख के नहीं रखी, पहले जो कार्य करते थे कि हम उसको लिख के रखते थे, बहुत इंपॉर्टेंट यदि कोई चीजें होती थी तो लिख के रखना आवश्यक होता था, ताकि समय पर उन चीजों को यदि हमें आवश्यकता है तो उसको निकाल के हम देख सके, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में रखना यह संभव नहीं हो पाता है। यदि वो याद रहे तो भी हो सकता है कि वो इधर उधर हो जाए, यानी पूरी तरह से याद ना रहे। तो इसलिए कंप्यूटर की मेमोरी बहुत अच्छी होती है मनुष्य की तुलना में। तीव्र गति, यह बहुत कम समय में बहुत सारी क्रियाएं करता है, बहुत स्पीड से कार्य करके देता है। यदि हमको गुणा भाग करना है, कुछ न्यूमेरिक क्रियाएं हल करना है तो हमें समय लग सकता है, लेकिन कंप्यूटर जो है बहुत ही सेकंड के भी 10वें हिस्से के बराबर स्पीड से बहुत कैलकुलेशंस करके हमको दे देता है। तो इसकी गति जो है बहुत अच्छी होती है। परिशुद्धता यानी एक्यूरेसी, त्रुटियां हमसे हो सकती हैं, हम उसको गलत गुना कर सकते हैं या गलत कैलकुलेशंस कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर में जो फीड किया जाएगा यानी जो डेटा डाला जाएगा उसके आधार पे इसकी शुद्धता बहुत ही सटीक होगी।
यानी कितने भी बड़े नंबर्स हो उसको आपको जो भी कैलकुलेट करना है तुरंत का तुरंत स्पीड के साथ में और शुद्धता के साथ आपको उसका जवाब मिलेगा। तो यहाँ की एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी होती है। फिर बहुमुखी प्रतिभा, हम कंप्यूटर को बहुमुखी प्रतिभा भी कह सकते हैं, क्योंकि आज वर्तमान में भी हम देखते हैं कि हम बहुत सारी चीजें कंप्यूटर पर कर रहे हैं। हम उसमें अध्ययन भी करते हैं, हम कई चीजें कार्य का कुछ काम भी करते हैं, कुछ डाटा भी डालते हैं, कुछ काम के माध्यम से कई चीजें हम इधर उधर मैसेज भी भेजते हैं। उसके अलावा हम मनोरंजन भी उसके ऊपर कर पाते हैं। तो बहुत सारी न्यूज हम देख सकते हैं, मतलब कई प्रकार की चीजें आप कंप्यूटर के माध्यम से कर सकते हैं। तो ये बहुमुखी प्रतिभा का धनी है, इसको हम कह सकते हैं कि इसमें वर्सेटिलिटी का गुण पाया जाता है। फिर वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सॉरी कार्यक्षमता, नेक्स्ट पॉइंट जो है कार्यक्षमता। कार्यक्षमता मतलब जो कार्य करने की जो क्षमता है वो मनुष्य की तुलना में कंप्यूटर की काफी अच्छी है। वो इसलिए हम कहेंगे क्योंकि मनुष्य यदि थकता है तो उसको रेस्ट करने की आवश्यकता होती है, लेकिन मनुष्य जो कंप्यूटर है वह एक मशीन है। उस मशीन के लिए यह आवश्यक नहीं है कि उसको भूख लगी है या उसको बीच में ब्रेक लेना है, यह चीजों की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि मनुष्य की तुलना में इसकी जो कार्यक्षमता, कंप्यूटर की कार्यक्षमता बहुत अच्छी है। कई घंटे तक के कार्य करने के बाद भी कंप्यूटर जो है अपने जो भी कार्य है उसमें एक्यूरेसी, स्पीड और सारी चीजें बरकरार रहेगा। जबकि यदि मनुष्य थक गया है तो वह कार्य में त्रुटियां कर सकता है, लेकिन कंप्यूटर नहीं करेगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका वैज्ञानिक दृष्टिकोण, साइंटिफिक अप्रोच। एक कंप्यूटर जो है वैज्ञानिक पद्धति से कार्य करता है, यानी यह निष्पक्ष ढंग से कार्य करता है और इसके ऊपर जो वह प्रत्येक चीज का कारण जान के, कारण और परिणाम के साथ उसका कारण और परिणाम के बीच संबंध बता के उसको सही सही आंसर आपको देता है। या यूं कह लीजिए कि जैसे आपने जो मैसेज डाला है या जो निर्देश दिए हैं उस निर्देशों को उस क्रमबद्ध तरीके से ही आपको रिजल्ट और परिणाम बहुत ही तीव्रता के साथ देता है। तो इसका जो दृष्टिकोण होता है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है। तार्किक नियम, लॉजिकल डिसीजन, यहाँ जो भी वह कार्य करता है बिना शर्तों के साथ करता है, यानी इसमें ना तो भावनाएं होती है ना विचार व्यक्त करना होता है। यह जो निर्देश दिए गए हैं वो निर्देश जिस लॉजिक के साथ दिए हैं उसी लॉजिक के आधार पर उसका डिसीजन तुरंत देता है, ना कि उसमें कोई हेर फेर या किसी प्रकार की त्रुटियां वह करता है। मान लीजिए हम लोग, हमारे पास में कुछ डेटा है, यदि हम महिलाओं को ले रहे हैं तो कुछ एज ग्रुप की महिलाएं हैं जिसमें हमको 10-10 साल का अंतर रखना है, यानी 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। तो उस एज कैटेगरी के अनुसार हमने कुछ लॉजिक उसमें लगा के दे दिया है और उस लॉजिक के हिसाब से वो कैटेगरी अलग अलग करके आपको तुरंत का तुरंत दे देगा। तो इसलिए यह जो कार्य करता है इसकी विशेषताएं हैं कि यह लॉजिकल नियम पर के आधार पर कार्य करता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा विशेष भाषा प्रयोग। यदि कंप्यूटर देखा जाए तो कंप्यूटर हमारी भाषा नहीं जानता, वो हिंदी, इंग्लिश, जापानीज, ये कोई भी लैंग्वेज वह नहीं जानता, उसको सिर्फ उसकी लैंग्वेज मालूम है। फिर भी वो हमारा सारा कार्य करता है, हमारी अपनी लैंग्वेज में कार्य करता है और तुरंत हमको परिणाम भी देता है। देखिए इसके लिए कंप्यूटर की कुछ विशेष भाषाएं होती है जिसको कंप्यूटर जानता है। क्योंकि यह मशीन है तो मशीन जो है अलग भाषाओं में कार्य करेगा। तो इसके लिए जो भाषा बनी हुई है वो जो स्पेशल लैंग्वेज है, उदाहरण के तौर पे हम बता रहे हैं आपको, वो बेसिक, कोबोल, पास्कल, फोर्ट्रॉन, सी, जावा और अन्य लैंग्वेज है जिसके माध्यम से जो प्रोग्राम बनाए जाते हैं वह प्रोग्राम कंप्यूटर में इन भाषाओं से डाले जाते हैं और इन भाषाओं के द्वारा कंप्यूटर जो है हमको अपनी कार्य प्रणाली करके हमको परिणाम देता है। लेकिन हम तो अपनी भाषा में डालते हैं और कंप्यूटर अपनी भाषा जानता है, तो इसके लिए वो कैसे कार्य करता है? तो देखिए इसके लिए कंप्यूटर में ही कंपाइलर लगे होते हैं जो हमारी लैंग्वेज को कन्वर्ट करके कंप्यूटर की लैंग्वेज में देता है। कंप्यूटर उसकी लैंग्वेज में वह कार्य कंप्लीट करके वापस कंपाइलर के थ्रू हमारी लैंग्वेज में हमको परिणाम देता है। लेकिन यह प्रक्रिया इतनी तीव्र गति से होती है कि हमको पता ही नहीं चलता कि ऐसा भी कुछ कार्य किया गया है।
तो इस प्रकार से जब भी कोई प्रोग्राम बनाए जाते हैं तो कंप्यूटर की लैंग्वेज में बनाना होता है, इसलिए जो प्रोग्रामर्स होते हैं उनको कंप्यूटर की लैंग्वेज सीखना आवश्यक होता है। जब प्रोग्रामर प्रोग्राम बनाएंगे तब हम कंप्यूटर का सही ऑपरेट या सही यूज हम कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो है, नेक्स्ट विशेषता, बाइनरी पद्धति का प्रयोग। देखिए बाइनरी पद्धति का प्रयोग, बाइनरी नंबर्स जो होते हैं ये दो नंबर्स होते हैं, 0 और 1, यानी 2 डिजिट। कंप्यूटर सिर्फ दो भाषाएं जानता है, कंप्यूटर की जो दो सिस्टम जानता है वह, एक तो वह इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, तो या तो वह ऑफ होगा या तो ऑन होगा। हम इसको कह सकते हैं कि कंप्यूटर जो है, बाइनरी नंबर जो 0 और 1 है, ये बेस क्यों है? 0 यदि कंप्यूटर की मशीन को हमने ऑफ कर दिया तो वो 0 हो गया यानी ऑफ है, और चालू किया मतलब ये 1 यानी ऑन। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये 2 डिजिट पे कार्य कर रहा है, ऑफ एंड ऑन। लेकिन हम जो पद्धति पढ़े हैं वो है डेसिमल नंबर्स, जिसमें होता है 0 to 9, और 0 to 9 यानी पूरे 10 डेसिमल नंबर्स होते हैं। इसके आधार पे हम कार्य करते हैं, इसके आधार पे हम गणितीय प्रक्रियाएं करते हैं। देखिए बाइनरी नंबर्स के यदि कुछ नंबर्स रहेंगे तो कंप्यूटर के लैंग्वेज में बाइनरी सिस्टम इस प्रकार का कोई नंबर्स होगा, 100, ये 10 आगे पीछे हो सकता है, और ये इसका कोई डेसिमल नंबर होगा। ठीक उसी प्रकार ये डेसिमल नंबर जो हमारा दिखाई दे रहा है 456832, ये कोई डेसिमल नंबर है। इस डेसिमल को बाइनरी में यानी इसमें कन्वर्ट किया जा सकता है, और इस बाइनरी नंबर्स को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट किया जा सकता है। देखिए इसकी प्रोसेस भी काफी बहुत ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन चूंकि इसकी प्रोसेस आपके कोर्स में नहीं है तो इसलिए हम इसको ज्यादा नहीं छेड़ रहे हैं, अन्यथा यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम हमको लग सकता है। मैं सिंपल थोड़ी सी जानकारी के लिए आपको बता दूं, जब हमको बाइनरी टू डेसिमल में कन्वर्ट करना होता है तो चूंकि इसका आधार दो आधार यानी द्विआधारी प्रणाली होती है, तो यहाँ पे एक एक नंबर्स के साथ हम 2 का गुणा करते चले जाएंगे, 2 के बढ़ती घातांकों के साथ में। लेकिन यदि हमको डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है, यानी ये वाले नंबर्स को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो इसमें प्रत्येक बार 2 से हम भाग देते चले जाएंगे। यानी डेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे, और बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करने के लिए यानी ये नंबर से बाइनरी से डेसिमल में करने के लिए हम 2 का गुणा करते चले जाएंगे, लेकिन 2 के बढ़ती घातांकों के साथ में। तो इस प्रकार से ये कन्वर्ट किया जा सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसको, जो आपको बताया मैंने कि 0 और 1 ये 2 नंबर्स है, बाइनरी नंबर्स। अब ये जो 1 और 0 है इसको हम कहते हैं बिट। इसको यदि हम सिंगल डिजिट यदि हम देखा जाए तो ये कहला रहे हैं बिट। और ऐसे ही 8 बिट यानी ऐसे ही 8 कैरेक्टर को हम कहते हैं 1 बाइट, यानी 8 बिट मिला के बनता है 1 बाइट। इस प्रकार से ये भी ध्यान रखेंगे, ये इसलिए आपको ध्यान देना है क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन एक नंबर के लिए आपको पूछा जा सकता है। उसके बाद आज जो वर्तमान में जो हम कंप्यूटर वगैरह यूज करते हैं या आप स्मार्टफोन या फोन यूज करते हैं, तो उसमें डेटा कैपेसिटी हम जीबी में, केबी में, एमबी में देखते हैं, वो इसी से रिलेटेड होता है। तो इस प्रकार से ये 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर इसकी कंप्यूटर की 10 विशेषताएं मैंने आपको बताई हैं। कोई भी 6 विशेषताएं जो आप अच्छे से याद कर सकते हैं उसको लिख सकते हैं, आप क्वेश्चन के लिए तैयार करेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं, जैसे इसकी कुछ विशेषताएं हैं तो जहां देखा जाता है कि विशेषताएं हैं तो कुछ कमियां भी होती है। तो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, यह मशीन है, तो विशेषताएं तो ढेर सारी हैं, लेकिन कमियां क्या हैं उस कमियों पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखते हैं कि इसमें कमियां क्या क्या है। देखिए कंप्यूटर जो है, इसकी जो कमियां हैं ये कुल मिला के 5 कमियां हमारे पास में हैं। हम मशीन है तो मशीन की जो क्षमता होती है वो सोचने की नहीं होती है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, जैसा हम कार्य देंगे, जैसे निर्देश देंगे वह कार्य करेगा, मतलब वो सोच नहीं सकता। फर्स्ट पॉइंट ध्यान दीजिए, वह सोच नहीं सकता, मतलब उसमें सोचने की क्षमता नहीं है। फिर निर्णय लेने की भी क्षमता नहीं है, मतलब हमने जो निर्देश दिए हैं, जो कार्य दिया है, जो ऑपरेटर ने काम किया, जो सूचनाएं प्रदान की,
उसके आधार पर ही उसको रिजल्ट देना है। अपने से वह निर्णय नहीं ले सकता, वह नहीं जान पाता है कि ये गलत है या ये सही है, उसको इससे कोई मतलब नहीं। जो सूचनाएं दी गई हैं वो सूचनाएं वह कार्य करेगा, इसलिए निर्णय क्षमता नहीं है। विचार व्यक्त नहीं कर सकता, यहाँ विचार आदान प्रदान करने वाली समस्या नहीं हो सकती क्योंकि यह एक मशीन है। फिर क्रियान्वयन नहीं कर सकता। देखिए ये जो पॉइंट है, क्रियान्वयन नहीं कर सकता मतलब वो डाटा को संग्रहित कर रहा है लेकिन खुद से काम नहीं करेगा, खुद से डेटा नहीं उठाएगा, अपने से नीतियां निर्धारित नहीं करेगा, इसलिए इसको कहा गया है कि क्रियान्वयन नहीं कर सकता। फिर पांचवा जो पॉइंट है, भावनाओं का अभाव। भावनाओं का अभाव मतलब जो मशीन होती है उसमें कोई भावनाएं नहीं होती, उसकी अपनी कोई फीलिंग नहीं होती है। तो ठीक यहाँ मनुष्य में सारी फीलिंग होती है, सारी भावनाएं होती है, जिसका उसकी कार्य प्रणाली पर भी असर हो सकता है, लेकिन यहाँ पर भावनाएं नहीं होती। बिना भावनाओं के मतलब यदि कार्य सही है गलत है इससे संबंधित उसके पास में कोई भावनाएं नहीं है, तो यहाँ पर भावनाओं का अभाव होने के कारण कई बार जो कमियां हैं या मशीन के जो दोष है वो यहाँ पे छलकते हैं या नजर आते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर प्रणाली के ये मुख्य दोष है। जहां हमने इसकी विशेषताएं देखी हैं वहां कुछ दोषों को भी हमको ध्यान रखना है। अब आगे देखते हैं कि कंप्यूटर की संरचना मतलब कंप्यूटर की आधारभूत संरचना क्या है, कंप्यूटर किस प्रकार से कार्य करता है। तो देखिए कंप्यूटर में जैसा पहले भी मैंने आपको बताया कि हम इसमें सूचनाएं डाल रहे हैं, तो सूचनाएं डाल रहे हैं इसको कहा जाता है इनपुट यूनिट, इसको हिंदी में कहते हैं हम आगत इकाई। फिर उसके बाद जब हमने सूचना डाली यानी ये हमने कीबोर्ड से डाली, उसके बाद प्रोसेसिंग जहां कार्य हो रहा है, तो ये जो प्रोसेसिंग है ये हो रहा है आपके सीपीयू में यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और उसके बाद यहाँ काम होने के बाद क्रियान्वयन प्रोसेस हो जाएगी, तब उसका रिजल्ट हमको मिलेगा आउटपुट यूनिट में। यानी ये थर्ड यूनिट जो है आउटपुट यूनिट यानी जो परिणाम प्रस्तुत करती है, यही कंप्यूटर के मेन 3 उपकरण है समझिए। यानी ये आधारभूत संरचना है कंप्यूटर की, कार्य करने की प्रक्रियाएं हैं जो इसकी परिभाषा में भी हमने आपको बताई। बार बार यही चीजें आएगी कि इस तरह से कार्य प्रणाली बन रही है इसकी, और इन कार्य प्रणाली के आधार पे परिणाम प्रस्तुत हो रहा है। इसको बहुत डिटेल में मैं आपको बताना चाहूंगी क्योंकि ये डिटेल यदि आप समझ जाए तो इसकी हर प्रणाली को आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ध्यान देंगे, पहली जो यूनिट है आपकी इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट इसको हिंदी में कहा जाता है आगत इकाई, जिसका कार्य होता है सूचना डालना। तो सूचनाएं हम किस रूप में डालते हैं, किसके माध्यम से डालते हैं, तो आप देख सकते हैं हम कीबोर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शन देने के लिए यदि पहले से है तो हम माउस का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से जो इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं, सूचनाएं हम डाल रहे हैं, उसके लिए यूज कर रहे हैं कीबोर्ड माउस, ये उदाहरण के रूप में लिया जा सकता है। और यूनिट है आपकी इनपुट यूनिट, ये मतलब कोई सूचनाएं डालना, डेटा आंकड़े हम डाल रहे हैं। उसके बाद जो बीच वाली प्रोसेसिंग थी यानी वो था आपका जो इसके पहले हमने पिक्चर देखा वो एक छोटा था यानी प्रोसेसिंग यूनिट, लेकिन जिसके अंतर्गत मैंने आपको सीपीयू बताया, ये सीपीयू का मेन जो पूरा ज्यादा अच्छे से संक्षिप्त में हम उसको देखे हैं, अब इसको विस्तार पूर्वक देखते हैं। तो ये जो सीपीयू होता है इसमें बहुत सारे कार्य होते हैं। सीपीयू यानी केंद्रीय संसाधन इकाई, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये कंप्यूटर का दिमाग भी कहलाता है यानी ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। इसके अंतर्गत सबसे पहले जैसे ही हमने डेटा डाला वो आया कंट्रोल यूनिट में, ये नजर आ रहा है आपको कंट्रोल यूनिट, इसको कहते हैं हम नियंत्रण इकाई। कंट्रोल यूनिट में आने के बाद जो हमने इसमें डेटा डाला वो कंट्रोल यूनिट के ऊपर में देखिए मेमोरी है और नीचे में है ALU, जहां अंक गणितीय गणनाएं होती है, इसको कहा जाता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, और ये है मेमोरी। तो जब गणनाएं यदि अंक गणितीय गणनाएं होगी तो वह गणना कंट्रोल यूनिट से नीचे की ओर आएगी। यहाँ पे अंक गणितीय जितनी क्रियाएं करना है यहाँ पे वो कार्य होगा और वो कार्य होने के बाद वो कंट्रोल यूनिट में जाएगा। फिर निर्देशानुसार उसको सुरक्षित करने का कार्य करने के लिए वापस वो मेमोरी में जाएगा, मेमोरी में यहाँ पर सुरक्षित किया जाएगा।
और सुरक्षित होने के बाद वापस कंट्रोल यूनिट में जाएगा। अब देखिए मेमोरी में भी आपकी दो प्रकार की मेमोरी बताई गई, रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम यानी रीड ओनली मेमोरी। जब आपको किसी प्रकार का जो आपने डाटा डाला है उसमें परिवर्तन करना है कि कल को हमको उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करके फिर से सुरक्षित करना है, तो वो जाता है आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम यानी रीड ओनली मेमोरी, जिसमें आपको चेंजेस नहीं करना है। कई बार ऐसे सॉफ्टवेयर ऐसी कुछ जानकारी होती है जिसमें हमको कोई परिवर्तन नहीं करना होता है और कोई और उसको छेड़खानी ना करे, तो इसके लिए हम उसको रोम में सेव करके रख सकते हैं, रीड ओनली मेमोरी, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। तो इस प्रकार से रैंडम एक्सेस मेमोरी जो हमारी टेम्पररी कहलाती है, मतलब इसमें चेंजेस होगा, और रोम रीड ओनली मेमोरी जो परमानेंट होती है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। तो ये कार्य होने के बाद वापस देखिए फिर से कंट्रोल यूनिट में आएगा, यहाँ नियंत्रण किया जाएगा, सारे कार्य देख लिए जाएंगे कि पूरे कंप्लीट हो गए हैं कि नहीं हुए हैं, और उसके बाद उसका परिणाम प्राप्त करने के लिए कंट्रोल यूनिट वापस उसको आउटपुट यूनिट में भेजेगा। और आउटपुट यूनिट में आने के बाद जो हमको रिजल्ट, जो हमने निर्देश दिए थे, उसका परिणाम हमको कंप्यूटर की स्क्रीन पर यानी मॉनिटर पर प्राप्त होता है, या चाहे तो हम उसको प्रिंटर पर भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार जो रिजल्ट और परिणाम प्राप्त होता है वो है आउटपुट इकाई यानी निर्गत इकाई। तो आपने तीनों प्रक्रियाएं पढ़ी, इनपुट यूनिट से काम हुआ, सेंट्रल प्रोसेसिंग वाले सीपीयू में नियंत्रण इकाई में हमने क्रियान्वयन की प्रक्रिया देखी, किन प्रोसेस से होके, ये 3 प्रोसेस से होके गुजरता है। जहां जिस प्रकार का है कंट्रोल यूनिट काम निर्देशों को देखेगा, जिस प्रकार का कार्य है वहां से होके फिर वापस कंट्रोल करके आउटपुट हमको देगा, आउटपुट यानी परिणाम और रिजल्ट। तो देखिए यहाँ पे जो परिणाम आपको प्राप्त हो रहा है, मॉनिटर पे जब प्राप्त होता है यानी उसको हम देख सकते हैं, और जब कंप्यूटर हमने बंद किया तो उसके बाद हम उसको नहीं देख सकते। तो ये वाला कहलाता है सॉफ्ट कॉपी। जो इस प्रकार का परिणाम हमको प्राप्त हो रहा है इसको हम कहते हैं सॉफ्ट कॉपी। और जब उसको प्रिंटर पे हम लेते हैं यानी एक पेज पर वह प्रिंट हो जाएगा जो हम कभी भी उसको देख सकते हैं, चाहे कंप्यूटर ऑन हो या ऑफ हो, तो ये वाला कहलाता है हार्ड कॉपी। क्योंकि इन फ्यूचर आपको जब वर्क करना होता है तो यह काम सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी, ये दो शब्द आपको फेस करने होते हैं। तो ये वाला मॉनिटर पे सॉफ्ट कॉपी कहलाएगा और प्रिंटर यानी हार्ड कॉपी। तो ये ध्यान देंगे, इसको अच्छे से आप लोग अपने पास में उतार भी लेंगे, इसके नोट्स बाकायदा बनाएंगे। इससे रिलेटेड असाइनमेंट के मैंने क्वेश्चंस भी दिए हैं, किसका क्या फुल फॉर्म है, यह क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, ये किस प्रकार की प्रक्रिया करता है, ये सारी चीजों का अध्ययन आप करेंगे, ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे। और इसको उदाहरण के साथ में, मतलब यदि इनपुट यूनिट के बारे में आपको पूछा गया है कि इनपुट यूनिट क्या कार्य करता है, तो उसको उदाहरण सहित आप अच्छे से बताएंगे। और आपकी बुक्स में यदि देखते हैं तो बुक्स में पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन और दिया हुआ है, उसका सारा संक्षिप्त रूप में मैंने आपको बताया है। तो आप कोशिश कीजिए कि इसको समझे अच्छे से, और इससे रिलेटेड कुछ मैंने असाइनमेंट क्वेश्चन भी दिए हैं आप लोग को। इन असाइनमेंट क्वेश्चंस को आप ध्यान दीजिए और इसको करेंगे, कंप्लीट करेंगे आप लोग, ताकि आपका जितना आज का ये हमारा वीडियो आपने देखा, इसके सारे क्वेश्चन आप परीक्षा की दृष्टि से तैयार कर पाएंगे। पहला क्वेश्चन है, देखिए असाइनमेंट क्वेश्चन, कंप्यूटर क्या है समझाइए। सेकंड क्वेश्चन, आगत इकाई को उदाहरण सहित समझाइए, यानी हमारी इनपुट यूनिट, इनपुट यूनिट को उदाहरण सहित, जो हमने बड़ा वाला पूरा डायग्राम मैंने आपको लिया है उसमें पूरा सारा डिटेलिंग आपको बताया है, तो उसको आप अच्छे से शब्दों में लिखकर आप उसको बता सकते हैं। तीसरा प्रश्न है आपका, निर्गत इकाई का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। निर्गत इकाई मतलब आउटपुट यूनिट, इसका विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, ये भी अभी हम पढ़े हैं। फिर कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है, यानी ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। फिर फुल फॉर्म लिखिए, सीपीयू, रैम, सीयू, एएलयू, रोम। तो इसके फुल फॉर्म आपको उस डायग्राम में भी हमने बताए हैं, आप इसको अपनी बुक में भी अध्ययन कर सकते हैं और इसके बारे में लिख सकते हैं। और सीपीयू देखिए, हमने जो 3 बीच वाला डायग्राम, प्रोसेसिंग वाला बड़ा डायग्राम हमने देखा है, तो इसका भी पूरा आप अध्ययन, इसके कितने पार्ट्स होते हैं, किस प्रकार से यह कार्य करता है, इसकी कार्य प्रणाली पर भी आप अध्ययन करेंगे। फिर कंप्यूटर की विशेषताएं लिखिए,
पूरे 10 पॉइंट हमने देखे हैं, इसमें से कोई 6 पॉइंट आपको लिखना है जो आपको ज्यादा ठीक लगते हैं, जिसको आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। और लिखने के बाद में देखिए इस तरह से लिखना है आपको कि पूरे 6 में से 6 नंबर आप ले सकें। और यदि आपको लगता है कि हम कहीं कम ले रहे हैं या हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो एक एक्स्ट्रा पॉइंट आप डाल सकते हैं। तो कंप्यूटर की विशेषताएं हो गई। उसके बाद कंप्यूटर के दोष, यानी हमने जो कमियां देखी हैं, तो उसमें से कोई 4 पॉइंट आपको लिखना है। तो इस प्रकार से ये असाइनमेंट है। आज आप इस वीडियो को देखने के बाद ये असाइनमेंट के क्वेश्चन भी आप तैयार करेंगे, तो आपके नोट्स भी इसके साथ में कंप्लीट होते चले जाएंगे और आपको समझ में आ जाएगा कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा है कि नहीं रहा। जब तक कि आप असाइनमेंट कंप्लीट नहीं करेंगे, तब तक कि यह कार्य जो है वो अधूरा कहलाएगा, क्योंकि आपने देखा समझा, लेकिन यदि आप उसको लिख लेंगे, उस असाइनमेंट के क्वेश्चन को आप तैयार करेंगे, तो ये आपके मेमोरी में भी ज्यादा समय तक के रहेगा और आपके पास नोट्स रहेंगे, तो आपको बार बार वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज का वीडियो, इसके बाद आगे के वीडियो में इसके बाद का अध्ययन हम करेंगे। आज के लिए आपका असाइनमेंट इतना ही है। धन्यवाद।